हेलो स्टूडेंट्स। तो आइए अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। नेशनलिज्म, आइडिया ऑफ नेशनलिज्म हमारा टॉपिक चल रहा है और इसमें आज का जो हमारा सब टॉपिक है उसका नाम है व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। मतलब लिबरल लोगों ने जो है नेशनलिज्म लाने के लिए कौन से कार्य किए थे, क्या क्या उनका योगदान था। तो सबसे पहले ये जानेंगे लिबरलिज्म क्या है। तो देखिए, लिबरलिज्म एक कॉन्सेप्ट है जो लिबरलिज्म जो वर्ड है वो डिराइव किया गया है लिबर शब्द से। लैटिन भाषा के लिबर शब्द से डिराइव किया गया है, जिसका मतलब होता है फ्री। यानी ये लोग जो है लिबरलिज्म वाले लोग वे थे कि जो जनता पब्लिक की स्वतंत्रता चाहते थे। तो देखिए, इसके दो स्फीयर हैं। लिबरलिज्म वाले लोग जो है दो पक्षों में लेकर के चलते थे, एक था पॉलिटिकल स्फीयर और दूसरा था इकोनॉमिक स्फीयर। तो देखिए, पॉलिटिकल स्फीयर में क्या था उनकी मांग ये थी, जो लेबर वाले लोग थे, लिबर वाले लोग, उनकी मांग ये थी कि सबसे पहले तो सरकार ऐसी बने कि जो पब्लिक की कंसेंट से चले, यानी जनता की सहमति पर आधारित सरकार बने। यानी वो लोग डेमोक्रेसी की मांग कर रहे थे। उस समय क्या था कि जैसे अभी पूरी दुनिया में लोकतंत्र की बात तो होने लगी थी उस समय फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद, किंतु अभी पूरी तरह से वो स्टेब्लिश नहीं हो पाया था। तो इन लोगों ने मांग की कि यहाँ पे पूरे दुनिया में, फ्रांस में भी और भी जगहों पे जहाँ भी हैं, वहाँ पे एक ऐसी सरकार कायम हो कि जो पब्लिक के कंसेंट से चले। दूसरा चीज उन्होंने ये कहा कि सफरेज का मतलब होता है राइट टू वोट। राइट टू वोट जो है वो मिलना चाहिए जनता को, कि जनता के वोट से ही सरकार बने और चले। तो सफरेज की बात उन्होंने की, लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो उन लोगों ने यूनिवर्सल सफरेज की बात नहीं की। यहाँ पे क्या था, उन लोगों ने यही कहा कि जो लोग जिनके पास संपत्ति हो उनको जो है सफरेज दिया जाए। महिलाओं को अभी सफरेज देने की बात किसी ने नहीं उठाई। यानी बहुत ही एक लिमिट क्लास को जो है इन लोगों ने सफरेज देने की बात कही। फिर भी इनका जो है सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये है कि इन लोगों ने इस आवाज को उठाया कि जो है गवर्नमेंट पब्लिक के कंसेंट पर जो है आधारित होना चाहिए, कंसेंट बेस्ड गवर्नमेंट स्थापित होनी चाहिए। ये इनका सबसे बड़ा योगदान है, क्योंकि ये कोई भी सडन चेंज नहीं चाहते थे, ये ग्रेजुअली चाहते थे कि बदलाव आए। और देखिए, इसके अलावा इन लोगों ने जो है ये भी बात कही कि दुनिया की हर जगह, हर देश में ऐसे लोगों को जो है, ऐसे लोगों की मदद की जानी चाहिए जो इस मांग को उठा रहे हैं। आगे देखते हैं, इकोनॉमिक स्फीयर का जहां तक सवाल है तो उसमें इन लोगों ने ये मांग उठाई। देखिए, फ्रीडम ऑफ मार्केट। फ्रीडम ऑफ मार्केट का मतलब ये होता है कि उन दिनों क्या था कि जो है बाजार पर या फिर बिजनेस पर हर तरह से जो है गवर्नमेंट का नियंत्रण था, राज्य का नियंत्रण था। दाम, जो किसी वस्तु की कीमत, प्राइस, वो स्टेट तय कर देता था। इसके अलावा किस वस्तु का बिजनेस कौन सा व्यक्ति करेगा वो भी सरकार डिसाइड करती थी। यहाँ तक कि सरकार भी कुछ बिजनेस के ऐसे ऑब्जेक्ट थे जिन पर जो है वो एक तरह से सरकार के ही नियंत्रण में थे। जैसे मान लीजिए माइंस हैं, जैसे कोयले की माइन हुई, वो सरकार के नियंत्रण में थी। सरकार खुद से ट्रेड भी करती थी, सरकार के खुद के जो है वर्कशॉप, कारखाने भी थे। तो इन लोगों ने ये मांग उठाई कि सरकार जो है अपना नियंत्रण उस पर से हटाए, यानी जो है इकोनॉमिक फील्ड में पब्लिक को पूरी तरह से स्वतंत्रता दी जानी चाहिए कि लोग अपने हिसाब से ट्रेड कर सकें, मार्केट के हिसाब से किसी चीज की वैल्यू निर्धारित हो। तो इन लोगों ने ये मांग रखी। अब देखिए क्या था उस समय कि जब नेपोलियन ने जो जर्मनी को जीत लिया और अगल बगल के भी देशों को जीत लिया, तो उसने क्या किया था कि उन सबको मिला करके एक जो है एक जैसा कानून वहाँ पे लागू किया था। जैसा हम कल डिस्कस कर रहे थे नेपोलियन कोड में, तो इसका एक सिंपल सा एग्जांपल दिया जा रहा है। जर्मनी को ले लीजिए कि जर्मनी के लगभग 39 स्टेट्स थे जो डिवाइड थे, जिनमें अलग अलग रूल्स, अलग अलग तरह के मेजरमेंट्स के जो है ऑब्जेक्ट्स थे। और जो है अब सबसे महत्वपूर्ण चीज जो मैं बताने जा रहा हूँ वो ये है कि जर्मनी के दो शहर हैं, एक हैम्बर्ग है और एक न्यूरेमबर्ग है। तो हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग जाने के बीच में
कम से कम 11 कस्टम बैरियर्स आते थे। कस्टम बैरियर्स वो जगह होती हैं कि जहाँ कोई व्यक्ति कोई गुड्स लेके जा रहा है तो वहाँ उसको कुछ टैक्स पे करना होता था, और वो कितनी कस्टम ड्यूटी लगती थी, 5%। तो अब देखिए कि 11 जगहों पर उनको 5% दे देना पड़ता था। तो इससे जो है जो बिजनेसमैन थे उनको बहुत नुकसान होता था, और इससे जो है आर्थिक विकास संभव नहीं हो पाता था। तो वहाँ पे क्या किया गया कि एक जोल्वेरिन नामक एक यूनियन बनाया गया। जोल्वेरिन उसको नाम दिया गया, एक यूनियन जो मतलब पूरे स्टेट्स में वो देखता था कि एक जैसी कस्टम ड्यूटी लागू हो, और जो है जो इतने तरह के जो कस्टम बैरियर्स थे उसको हटा करके बहुत उसको सिंपल कर दिया जाए, एक दो जगहों पे ही रखा जाए। तो जोल्वेरिन जो यूनियन था जब वो बना तो उससे क्या हुआ कि पूरा जो है जर्मनी में एक जो है यूनाइटेड इकोनॉमिक फील्ड तैयार हो गया, और उसका योगदान ये हुआ कि अब जो है बिजनेस में सुविधा होने लगी लोगों को, और जो है अब व्यापारियों को लाभ भी मिलने लगा। तो इस तरह से जो है इन दोनों यानी पॉलिटिकल स्फीयर और इकोनॉमिक स्फीयर, इन दोनों जो है एलिमेंट्स ने मिल करके यूरोप में जो है एक नेशनलिज्म की बैकग्राउंड तैयार कर दी, जिसमें सबसे बड़ा योगदान तो आप समझिए कि इकोनॉमिक फील्ड का है। अब जो है पूरे 39 स्टेट्स में जो जर्मनी को हम देखते हैं, एक जैसा जो है इकोनॉमिक रूल लागू हो गया, तो लोगों ने ये महसूस किया कि हम लोग एक ही कंट्री के जो है निवासी हैं। तो इस तरह से जो है उदारवादियों ने, जो लिबरलिज्म के लोग थे, इन लोगों ने सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये दिया कि पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली दोनों तरह से लोगों के मन में ये भावना भर दी कि वे जो है एक यूनाइटेड कंट्री के जो है वो निवासी हैं। तो इस तरह से इनका सबसे बड़ा योगदान इन्हीं दो फील्ड में रहा। तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे क्या होगा उसके बारे में मैं बताऊंगा। थैंक यू।